Hello everyone, this is Karthik Bhaiya from Coding Blog. So I am an instructor here and I have taught more than I guess 50,000 students till now और मैं अभी भी इसी पर्टिकुलर जर्नी के अंदर कंटिन्यू कर रहा हूँ. सो आई वुड लाइक टू टेल यू कि आप अपने फर्स्ट ईयर के अंदर उसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हो जहाँ पे आप कुछ पैसे भी कमा सको और आप अपने नॉलेज को एनहेंस भी कर सको. अब इस पे कुछ लोग आके बोल सकते हैं कि यार हम अभी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स हैं, हमें अभी पैसे कमाने से ज़्यादा अपने स्किल को इम्प्रूव करने पे ध्यान देने के लिए ज़्यादा ओरिएंटेड है हम. बिल्कुल सही बात है, बट होता क्या है व्हेन यू आर नॉट गेटिंग मनी और आपके पास कोई मोटिवेशन नहीं है तो यू एक्चुअली टेंड टू क्विट दैट पर्टिकुलर थिंग. तो अपनी लर्निंग ही ले लो. अगर आप एक रूम में बैठे हो और आप पढ़ना शुरू करते हो तो आप मोबाइल ओपन करते हो एंड उसके बाद यू जस्ट गेट लॉस्ट इन इट. 1 घंटे 2 घंटे कहाँ गए आपको कुछ आइडिया ही नहीं होता. तो इसीलिए इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर आपको ये समझ आएगा कि व्हाट ऑल थिंग्स कैन बी डू जिससे हमारी नॉलेज इनहेंस सबसे ज़रूरी है जो हो, उसके साथ साथ हम पैसे भी कमा सकते हो अप टू 20-30 के पर मंथ. मतलब अपना तो खर्चा निकाल सकते हैं. तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड. देखो सबसे पहली ज़रूरी चीज़ ये समझना है कि अगर मेरे को कोई पर्टिकुलर जॉब करके पैसे कमाने हैं तो क्या वो करनी भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए. आप ये समझो कि जब आप लर्निंग शुरू करते हो यू आर इन योर फर्स्ट ईयर और मोस्ट प्रोबेबली इन योर सेकेंड ईयर. सबसे पहली चीज आप सुनोगे कि यार डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिथम सीखने वाली चीज होती है. हमने डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिथम्स अच्छे से सीख लिया. अब मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि ये जो नॉलेज यूज होगी या आपकी कब यूज होगी, या तो अगर 1 साल बाद होगी अगर इंटर्नशिप आने वाली है, नहीं तो 2 साल बाद होगी अगर आपकी प्लेसमेंट्स आएंगी. तो थर्ड ईयर के एंड में प्लेसमेंट्स आती हैं. तो अगर फर्स्ट ईयर में हो तो 3 साल लग जाएंगे. अब खुद सोचो कि जो आपने जेई मेंस के लिए पढ़ाई करी थी अगर आप फर्स्ट ईयर में हो, क्या आपको वो सब चीज़ें याद हैं. ऑफ कोर्स ब्लर हो रहा होगा ना माइंड में, चीज़ें कुछ कुछ याद होंगी, बाकी की चीज़ें ब्लर होती जाएंगी. तो यही सेम पार्ट कोडिंग के साथ भी होता है. जब आप फर्स्ट ईयर में सीखते हो, सेकेंड ईयर में सीखते हो, काम आती हैं फोर्थ ईयर के स्टार्ट में, तो भूल जाते हैं लोग. तो उनके पास ना कंसिस्टेंट रहने का कोई तरीका नहीं होता क्योंकि डेली कोडिंग करने के लिए मोटिवेशन आती नहीं है. अब इसको कैसे ठीक किया जाए. सबसे बेस्ट तरीका होता है इसके लिए, यू शुड गो फॉर वन थिंग विच इज कॉल्ड एज टीचिंग असिस्टेंट. तो टीचिंग असिस्टेंट में देखो क्या होता है, आप लोग जब जैसे कोडिंग ब्लॉक्स है, कोडिंग ब्लॉक्स में जितने भी स्टूडेंट्स हैं दोज हु परफॉर्म वेल दे कैन अप्लाई फॉर टीएशिप. अब टीएशिप से क्या होगा, आप लोग एक बैच के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं उनके सबके डाउट्स हैंडल करते हो एंड यू एक्चुअली अटेंड द क्लासेस अगेन बिकॉज यू वुड बी सिटिंग इन द क्लास. तो कोई डाउट अगर होता है, कोई चीज़ समझ नहीं आती है, तो इसमें बहुत हेल्प होती है. अब लोग बोलते हैं टीचिंग असिस्टेंट में ना हमारा मन नहीं लगता, मैं क्यों करूँ टीचिंग असिस्टेंट, मुझे तो डेवलपमेंट की जॉब चाहिए. बट एक बार सोचो कि टीचिंग असिस्टेंटशिप के फायदे कितने होते हैं. तो जैसे कोडिंग ब्लॉक के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम जो अच्छे कंपनीज में जाते हैं दे एक्चुअली डू दिस टीचिंग असिस्टेंटशिप. इससे क्या होता है, सबसे पहली चीज आपकी कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव करती है. कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव करना क्यों जरूरी है, अगेन इंटरव्यूअर के सामने बैठे हो, इफ यू डोंट नो कि उसने जो क्वेश्चन पूछा उसको एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं, तो यू एक्चुअली गेट अ लॉट ऑफ हीट बैक. आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा इवन दो यू नो द आंसर. आपको ऐसा लगेगा यार मेरे को तो आता था, उसका मन ही नहीं था सिलेक्ट करने का. नहीं, तो ओवरऑल पर्सनैलिटी भी देखी जाती है कि हाउ गुड यू आर व्हेन यू टॉक टू समवन. सेकेंडली, आप जितने भी बच्चे आपके पास आके डाउट पूछते हैं, तो अब ये होता है ना कि हमें कोई बच्चा डाउट पूछता है तो वो बोलता है भैया मेरे को इस कोड में दिक्कत बताओ क्या है. तो आपको ये देखना होता है कि दूसरे के कोड को डिबग कैसे किया जाए. तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स तो इंप्रूव हो ही रही हैं, उसके साथ डिबगिंग स्किल्स भी इंप्रूव होती हैं. कोड को समझ के दूसरे के उसमें उसको चेंजेस सजेस्ट करना, ये बहुत बहुत क्रूशियल चीज होती है. तीसरी चीज जिसमें आपको टीएशिप से हेल्प होगी दैट वुड बी आपका पूरा रिविजन होता है. आपको ना जो भी कॉन्सेप्ट्स आप सीखते हो वो ऑन टिप्स हो जाते हैं. तो आपको ये कभी नहीं होता कि यार मैं थ्योरी में चीज में लैग कर रहा हूं, मेरे को ये चीज समझ नहीं आ रही है. यू आर ऑलवेज लाइक यार मैं और क्वेश्चंस मैं किस तरीके से सॉल्व कर सकता हूं, मैं कॉन्टेस्ट में कैसे पार्टिसिपेट कर सकता हूं जिससे मेरी इंप्रूवमेंट होगी रेटिंग की. सो टीएशिप वुड हेल्प यू इन दिस वे, है ना. तो आई होप यू गेट व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट. हमें और क्या मतलब अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करनी चाहिए जिससे मेरी हेल्प हो. देखो अगर आप मतलब जब एक पर्टिकुलर टॉपिक को सीख लेते हो, जैसे आपने एरे पढ़ लिया, अब आपकी कोशिश क्या रहेगी, मैं इसके 150 क्वेश्चन कर दूं, मैं इसके 200 क्वेश्चन कर दूं. बट उससे हेल्प नहीं होती, जेन्युइनली हेल्प नहीं होती. क्यों, हमने 200 क्वेश्चंस करे होते हैं
मगर याद एक भी नहीं होता, तो ये दिक्कत है ना। तो आपको क्या करना होता है, देयर आर सर्टेन थिंग्स लाइक, जैसे आप प्रॉब्लम सेटर बन सकते हो, कंटेंट राइटिंग की जॉब्स होती हैं। तो अब इसमें क्या होगा, देखो प्रॉब्लम सेटर इज समथिंग विच वुड हेल्प यू अ लॉट। कैसे, आपने एक क्वेश्चन उठाया, उसको आपने देख के सॉल्व करा, अब आप उस क्वेश्चन से सिमिलर कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन को क्रिएट करते हो। जब आप क्रिएट कर रहे हो ना, तो आप उसके मल्टीपल अप्रोचेस सोचते हो। जैसे कि अगर मैं एक ब्रूट फोर्स लगा सकता हूँ, फिर मैं उसमें कोई बाइनरी सर्च का कॉन्सेप्ट लगा सकता हूँ, या मैं उसमें कोई एक और ऑप्टिमाइज एल्गोरिथम को यूज कर सकता हूँ। तो अब आप ना हर एक एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सोचते हो। आपको ये समझ आ जाता है कि एक क्वेश्चन को करने के डिफरेंट डिफरेंट वेज क्या हो सकते हैं। तो इससे कितना ज्यादा फायदा होगा आप खुद सोच पा रहे होगे। अगर आपने 250 या 200 क्वेश्चन ही करे हैं, लेकिन हर क्वेश्चन के अंदर आपको मल्टीपल अप्रोचेस पता है, तो इससे क्या हुआ, आप एक क्वेश्चन को देख के ये आइडेंटिफाई कर सकते हो, इस क्वेश्चन के मैं मल्टीपल वेरिएशंस क्या क्या बना सकता हूं, कौन कौन सा डेटा स्ट्रक्चर मैं किस किस अप्रोच में यूज कर सकता हूं। यही तो दिक्कत होती है जब हम प्रैक्टिस करनी शुरू करते हैं, हमें समझ ही नहीं आता कौन सा डेटा स्ट्रक्चर लगाऊं, कौन सा डेटा स्ट्रक्चर इसमें ना लगाऊं। सेकेंड, हमारे पास होती है कंटेंट राइटिंग वाली चीजें, प्रॉब्लम सेटर एंड कंटेंट राइटिंग, आई एम कीपिंग इट इन द सेम ब्रैकेट। तो अब इसमें क्या होगा कि आप जब ना देखो पढ़ते हो ना जब कोई चीज, तो उसमें दिमाग काम नहीं करता, यू आर जस्ट रीडिंग। तो कभी ऐसा हुआ होगा कि कोई पैराग्राफ पढ़ना शुरू करा और पढ़ते पढ़ते आखिरी तक पहुंच गए, आखिरी में पता ही नहीं कि पढ़ा था तो वो था क्या। अगर आप इंग्लिश के जो वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं वो करते हो, तो दिस इज द मोस्ट कॉमन थिंग जो बच्चों को फेस होती है। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए कंटेंट राइटिंग हेल्प्स अ लॉट, क्योंकि जब आप लिखते हो ना चीजों को, तो आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक की जो नॉलेज होती है वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम अच्छे से होती है। आपको समझ आता है जो भी आप लिख रहे हो वो क्या लिख रहे हो, क्योंकि लिखते हुए आपको ये देखना ना दूसरा मुझे जज करेगा, जज नहीं, एक्चुअली दे वुड वेरीफाई व्हाट यू हैव डन। तो यू आर एक्चुअली इन दैट मोड कि मुझे सही लिखनी है चीजें, मुझे हर पॉइंट पे कुछ एक्सप्लेन करना है, तो मुझे पता होना चाहिए इसमें हो क्या रहा है। तो कंटेंट राइटिंग एंड प्रॉब्लम सेटिंग इज गोइंग टू मेक योर लाइफ वेरी मच सॉर्टेड, अगर आप डेटा स्ट्रक्चर सीख चुके हो तो। देखो अगला पार्ट जो होता है ना जिससे आप पैसे कमा सकते हो, वो होते हैं कुछ कुछ हैकाथॉन्स। तो देयर आर सर्टेन कंपनीज नाउ जिन्होंने ये चीज स्टार्ट कर दी है। तो व्हाट दे डू, वो आपको बोलते हैं कि यार एक काम करो, अपना कोई आइडिया प्रेजेंट करो, हम आपको 6 महीने देंगे इस पर्टिकुलर आइडिया पे काम करने के लिए, और अगर आपका ये आइडिया हमें अच्छा लगता है तो हम आपको सीड फंडिंग देंगे। तो सीड फंडिंग के बेसिस पे अपना स्टार्टअप बिल्ड करना, और उसके बाद डिसाइड हो जाएगा कॉलेज के अंदर ही वेदर यू आर एबल टू डू दिस और नॉट। तो ये एक बहुत ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। मगर हैकाथॉन में जाने के लिए ना आपको डेवलपमेंट आनी थोड़ी जरूरी है, क्योंकि प्रोग्रामिंग के बेसिस पे आप वो कोई ऐसी चीज बिल्ड नहीं कर पाओगे जो पूरी दुनिया के लिए आप अवेलेबल करा सको। तो वेब डेवलपमेंट इज द मोस्ट कॉमन थिंग जिसकी तरफ जाना चाहिए, है ना। और हैकाथॉन्स में जीतने का दूसरा फायदा क्या होता है कि रिज्यूमे के अंदर ना हमें वो कंटेंट मिल जाता है जिसके बेसिस पे मेरा रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो सके। तुम अगर अभी सोचोगे, अगर तुम फर्स्ट ईयर हो सेकंड ईयर हो, सबसे बड़ा चैलेंज लगेगा मेरे रिज्यूमे में तो कुछ है ही नहीं जो मैं लिखूं जिसके बेसिस पे मैं शॉर्टलिस्ट हो पाऊं। या थर्ड और फोर्थ ईयर के स्टूडेंट और अप्लाई कर रहे हो कहीं पे भी और नहीं समझ आ रहा कि मैं रिजेक्ट क्यों हो रहा हूं, मेरे रिज्यूमे में तो वही है जो बाकी के रिज्यूमे में। हो सकता है कोई शॉर्टलिस्ट हुआ, कोई शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ। तो शॉर्टलिस्ट ना होने की वजह इज लैक ऑफ कंटेंट जो तुम्हारे रिज्यूमे में अभी मिसिंग है, चीजें हैं ही नहीं। हैकाथॉन जीतते हो ना तो वो चीजें लिखते हो तो इट हेल्प्स यू अलॉट। अगली चीज क्या होती है हमारे पास, एक होता है जो लास्ट चीज है दैट इज ओपन सोर्स, जिसके बारे में मैं डिस्कस करना चाहूंगा। ओपन सोर्स के अंदर क्या होता है, आप ना रियल वर्ल्ड के प्रोजेक्ट्स में कंट्रीब्यूट करते हो, टीयर 3 के, टीयर 2 के, टीयर 1 के, मतलब कॉलेजेस में हो, किसी भी कॉलेज में हो, ओपन सोर्स में एवरी वन कैन कंट्रीब्यूट। अब जैसे आप टीयर 3 में हो, टीयर 4 में हो, जहां पे कंपनीज का कुछ नाम ही नहीं, आती ही नहीं कोई कंपनी, मतलब अगर आती भी है तो सेल्स प्रोफाइल के लिए आती है, मतलब बीपीओ के लिए आती है, मतलब ना कॉलिंग की प्रोफाइल्स वगैरह, तो जिसमें जाने का आपका मन होता नहीं, बीटेक करने के बाद वो क्यों करना है यार। अब जब ओपन सोर्स के साथ जुड़ जाते हो ना, तो ओपन सोर्स से आपके रेज्यूमे में टेक्निकल स्किल्स आ जाते हैं। तो एक बच्चा होता है ना तुम्हारे कॉलेज में, अगर किसी की हाईएस्ट प्लेसमेंट हुई हो, बहुत अच्छा गया हो, या तो उसने कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में अपनी रैंक बहुत अच्छी बनाई होगी, नहीं तो वो ओपन सोर्स की जर्नी के थ्रू गया होगा। मतलब देख सकते हो तुम जाके, जनरली पैटर्न यही रहता है। अब ओपन सोर्स के थ्रू जब आप जाते हो और उनके प्रोजेक्ट्स में आप कंट्रीब्यूट करते हो, ओपन सोर्स में आप जाके कोड देख सकते हो उनका, उसके अंदर
उनको चेंजेस सजेस्ट करते हो, जो दिक्कतें हैं उनके कोड में, इश्यूज होते हैं, उन इश्यूज को रिजॉल्व करते हो। दैट्स हाउ यू स्टार्ट कंट्रीब्यूटिंग टू ओपन सोर्स। इसके अलावा जब हम ओपन सोर्स में एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ काफी ज्यादा समय से काम कर रहे हैं, तो कुछ कुछ ना इवेंट्स होते हैं, जैसे आपने सुना होगा गूगल समर ऑफ कोड। जब गूगल समर ऑफ कोड के अंदर आप अप्लाई करते हो, तो अगेन दैट इज अ पेड इंटर्नशिप, तो अगेन यू अर्न मनी। हमें अपने स्किल्स पर बहुत ज्यादा फोकस करना है, और उन स्किल्स को मैं भूलू ना, वो स्किल्स मेरे डे टू डे लाइफ के अंदर मैं यूटिलाइज कर सकूं, ये बहुत ज्यादा क्रूशियल चीज है फॉर स्टूडेंट्स, चाहे फर्स्ट ईयर का हो सेकंड ईयर का हो। आई रिकमेंड फर्स्ट और सेकंड ईयर वाले स्टूडेंट्स को तो इमीडिएटली स्टार्ट कर देनी चाहिए प्रोग्रामिंग, देन लर्न डेवलपमेंट, और उसके बाद ओपन सोर्स की तरफ जाओ, हैकाथॉन्स की तरफ जाओ, स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन में पार्टिसिपेट करो, रिज्यूमे के अंदर ऐसी चीजें लिखो जिसके बेसिस पे शॉर्टलिस्ट हो सको। दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। आई होप इस वीडियो के अंदर आपको ये समझ आया होगा कि क्या क्या हमारे पास ऑप्शंस हैं जिसके बेसिस पे प्रोग्रामिंग सीखने के बाद हम कुछ कर सके। और ये जब आप करते हो, जो भी मैंने मतलब चीजें बताई, इससे आप आसानी से यार 30,000 रुपए 20,000 रुपए महीना कमा सकते हो अपना। एज अ स्टूडेंट तुम्हारी इससे ज्यादा तो कुछ होगी नहीं, मतलब नीड ये तो नहीं होगा कि मुझे हर महीने आईफोन खरीदना है, ये तो अगर तुम जॉब कर रहे हो तो भी नहीं करोगे ऐसा काम। तो दिस इज गोइंग टू मेक यू इंडिपेंडेंट, आप अपने खर्चे कुछ निकाल पाओगे थोड़े बहुत, एंड दिस विल गिव यू कॉन्फिडेंस एज वेल कि हाँ यार मैं कॉलेज के अंदर ये चीजों को कर पा रहा था, आई वॉज एबल टू अर्न इन कॉलेज एज वेल, तो बाहर जाके तो मैं ज्यादा ही कमाऊंगा। तो ये कॉन्फिडेंस की बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। आई होप आपको सुन के नॉलेज मिली होगी कि क्या क्या कर सकते हो। So thank you so much, and I'll meet you again with some interesting things that you can do in your college life. Till then, bye bye and keep learning.